बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक वसल्लिम। इस वीडियो को देखने के बाद अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट्स के हवाले से कि इब्तदाई स्टेट्स कितनी थी, अब कितनी स्टेट्स हैं, एरिया के एतबार से, रकबे के एतबार से, लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, पॉपुलेशन के एतबार से, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हमने बात की कि अमेरिका किस तरह एक्सप्लोर हुआ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। बेसिकली इसको एक्सप्लोर करने वाला जो शख्स था उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। यह ऑब्जेक्टिव आती है कि अमेरिका को किसने एक्सप्लोर किया। याद रखिएगा, हमने ये सारे क्वेश्चन इसलिए सेट किए हैं कि पीपीएससी का पेपर सेटर अपने पास्ट पेपर्स के अंदर जो 20 से 25 साल का हमने उसका एनालिसिस किया है, इस अमेरिका के अंदर यही क्वेश्चंस वो रिपीट करता है। तो बेशक आप बिगिनर हैं या पीपीएससी के फोरम से आप टाइम एंड अगेन अटेम्प्ट्स ले चुके हैं, तो आप भी इस चीज को महसूस करेंगे कि ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं और हमने इन्हीं चीजों को देखना है जो पीपीएससी के पेपर सेटर की अप्रोच के मुताबिक इंपॉर्टेंट हैं। जब भी अमेरिका की बात होगी तो 1492 से शुरू होगी, याद रख लें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूं। क्रिस्टोफर कोलंबस इस शख्स का नाम है। यह ऑब्जेक्टिव आती है कि इसका किस मुल्क से ताल्लुक था। यह उस दिन मैं नहीं बता सका। इसका ताल्लुक बेसिकली इटली से है। इटालियन, ये एक एक्सप्लोरर है, इटालियन एक्सप्लोरर है और नेविगेटर है। ये ऑब्जेक्टिव होगी। इसका जो लाइफ स्पैन है, इसकी जिंदगी का जो दौरानिया है, ये 1451 से 1506 तक है। दो ऑब्जेक्टिव्स हो गई। अब ये कांटेक्ट करवाता है अमेरिकाज का, किसके साथ? यूरोपियंस का कांटेक्ट अमेरिकाज के साथ करवाता है। तो इसने एक्सप्लोर किया कि एक ऐसा खित्ता भी है कुरैर्स के ऊपर जिसको हम अमेरिकाज के नाम से याद करते हैं। वहां पे ये सारी चीजें, इंसानी आबादी और ये सारा कुछ मौजूद है। वहां पे भी ये सारा कुछ हो सकता है। तो अमेरिका की ये स्टोरी शुरू होती है क्रिस्टोफर कोलंबस से 1492 से। यूरोपियन है, नेविगेटर है, एक्सप्लोरर है, इटालियन है। ये इटालियन एक्सप्लोरर है और नेविगेटर है। यूरोपियंस का ये कॉन्टेक्ट डेवलप करवाता है अमेरिकाज के साथ। इसका अपना लाइफ स्पैन मैंने आपको बता दिया, 1451 से 1506 तक। ये क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने डिस्कवर किया अमेरिका को। अब हम 1492 से आगे आ जाते हैं 1775 तक। ये 1700 यानी स्टेप हम नेक्स्ट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये 1775 अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार का आगाज होता है। यहां पे उस टाइम जो कॉलोनीज थी वो 13 कॉलोनीज थी। वो 13 कॉलोनीज ने मिलके, इनके ऊपर पहले जो गवर्न कर रहा था कंट्री वो बर्तानिया था। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जानी चाहिए आपकी कि बर्तानिया से जिस तरह पाकिस्तान ने आजादी हासिल की, इंडिया ने आजादी हासिल की, हम भी कॉलोनीज थे बर्तानिया की, ऐसे अमेरिका भी बर्तानिया की एक कॉलोनी था। और ये खित्ता 13 कॉलोनीज की शक्ल में मौजूद था। ये 13 कॉलोनीज मिली आपस में। इन्होंने रेवोल्यूशनरी वार शुरू कर दी। और ये रेवोल्यूशनरी वार बर्तानिया के अगेंस्ट कब शुरू होती है? ये 1775 में शुरू होती है। देखें, डेवलपमेंट का प्रोसेस एवोल्यूशनरी होता है, रेवोल्यूशनरी नहीं होता। ये इर्तकाई अमल से गुजरते हुए आज हमें अमेरिका जिस शक्ल में नजर आता है, जब हम अमेरिका का अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं तो जो मंजरनामा हमें मिलता है ये कोई 100-200 साल नहीं है। आप ये देखें कि 1775 से ये स्टोरी शुरू होती है, हमारी 1947 से शुरू होती है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। हां, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो एक ना दिन आप मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। हमेशा बासीते स्टूडेंट, बासीते किसी भी प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल लाइफ गुजारते हुए आपके लिए यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा कि आपने इन चीजों को सामने रखना है जिन चीजों की वजह से आप इन चीजों के लिए, एक सेकंड मुझे दीजिएगा।
आप अगर इन चीजों को सामने रख लें तो आपका यह मसला हमेशा के लिए हल हो सकता है। मैंने सबसे पहले बात की 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस की मैंने बात की, इसका लाइफ स्पैन 1451 से 1506। ये इटालियन है, ये एक्सप्लोरर है और ये नेविगेटर है। ये वो वाहिद शख्स है जिसने यूरोपियंस का कांटेक्ट करवाया, किसके साथ? अमेरिकाज के साथ। उसके बाद 1492 से लेकर अगला स्टेप हमारे पास है 1775 का। 1775 में मैंने जिस तरह कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने, इंडिया ने आजादी हासिल की किससे? बरतानिया से। ऐसे ही अमेरिकाज की ये 13 स्टेट्स थी जिन्होंने आजादी के लिए तगदो शुरू की, जंग का आगाज किया बरतानिया के अगेंस्ट। ये 13 रियासतें कौन सी थी? अगर आप ये सुनना चाहें तो सुन लें। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। उसके बाद आता है मैसाचुसेट्स, फिर रोड आइलैंड। उसके अलावा हमारे पास आता है कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, दिलावरे, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। ये 13 वो रियासतें थी जिन्होंने आपस में इत्तेहाद किया और इन्होंने कहा, ये बेसिकली उस टाइम स्टेट्स नहीं कहलाती थी, उस टाइम ये कॉलोनीज कहलाती थी। इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया कि अगर हम बरतानिया के अगेंस्ट रेवोल्यूशन का आगाज करें, इनकलाब का आगाज करें, तो क्यों हम आजादी नहीं हासिल कर सकते। तो ये बेसिकली 13 रियासतें थी जिन्होंने बरतानिया के खिलाफ रेवोल्यूशन का आगाज किया। और किस साल किया? 1775 में। ये ऑब्जेक्टिव बार बार आई हुई है, ये याद रख लीजिएगा। अब जब हम जॉर्ज वाशिंगटन की बात करते हैं, जो पहला सदर था अमेरिका का 1799 से 1797 तक, और उसके बाद ये बेसिकली अमेरिकन जो रेवोल्यूशनरी वार है इसका कमांडर इन चीफ जो है वो यही जॉर्ज वाशिंगटन था, जो बाद में जाके अमेरिका का पहला सदर बनता है। तो ये याद रख लीजिएगा कि ये सारी स्टोरी 1775 से शुरू होती है। ये सारी स्टोरी 1775 से शुरू होती है। और अगली ऑब्जेक्टिव जो हमारे सामने आती है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कब अडॉप्ट की जाती है? ये 4 जुलाई 1776 को ये डिक्लेरेशन होती है इसकी इंडिपेंडेंस की। अब अगली हमारे पास ऑब्जेक्टिव आती है 1776 के बाद 1783। इस तरह पॉइंट वाइज लिखते आइएगा। 1492, 1775, 1776, 1783। 1783 के अंदर ये ट्रीटी ऑफ पेरिस एक साइन होता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस, बर्तानिया प्लस फ्रेंच, इन्होंने फर्स्ट टाइम यानी 1783 के अंदर इसको बर्तानिया और फ्रांस ने रिकॉग्नाइज किया यूएसए को। ये 13 जो कॉलोनीज थी इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर, इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर अमेरिका को। सो ये हमारे सामने चीज आ गई। अब नेक्स्ट जो चीज हमारे सामने आती है, इनका आइन 1787 के अंदर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। ये ऑब्जेक्टिव आ गई। यानी मैं रिपीट कर रहा हूं, 1492, 1775, 4 जुलाई 1776 और उसके बाद 1783। 1783 के अंदर ये ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। उसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने जिक्र किया 1787 के अंदर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव आती है कि ये किस शहर के अंदर? ये फिलाडेल्फिया के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव है, फिलाडेल्फिया के अंदर ये ड्राफ्ट होता है। और यहां पे 2-3 चीजें हैं। ये कांग्रेस ऑफ कॉन्फेडरेशन इन फिलाडेल्फिया और इंडिपेंडेंस हॉल के अंदर ये इनका कन्वेंशन होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कहते हैं। इसका प्रेसिडेंट भी ये जॉर्ज वाशिंगटन था, जो फादर ऑफ नेशन भी कहलाया और फाउंडर ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी भी कहलाया बाद में। तो इसी ने ही ये प्रेसिडेंट बना कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का। तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये बनी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन था ये किस सिटी के अंदर था? सिटी है फिलाडेल्फिया। ये ड्राफ्ट इसमें तैयार होता है कॉन्स्टिट्यूशन का 1787 के अंदर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल रिपब्लिक इसने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये जो हमारा मुल्क होगा ये किस तरह पे चलेगा? ये फेडरल रिपब्लिक होगा। यहां पे चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट दिया, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया
कि स्टेट के जो 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये सेपरेट होंगे फ्रॉम ईच अदर। एक डिपार्टमेंट, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरे इंस्टीट्यूशन के ट्रांसग्रेस नहीं कर सकेगा, उनको वायलेट नहीं कर सकेगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें होगी इसकी। अब 2-3 और ऑब्जेक्टिव आती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कब क्रिएट होता है, कब एनफोर्स होता है, कब प्रेजेंट किया जाता है और कब रेटिफाइड होता है। 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से पूछ जाती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किस शहर में, फिलाडेल्फिया के अंदर, और किस साल इसका ड्राफ्ट तैयार होता है, आइन का 1787 के अंदर। अगली ऑब्जेक्टिव आती है कि यह क्रिएटेड कब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, 17 सितंबर 1787 के अंदर क्रिएटेड। कॉन्स्टिट्यूशन कब क्रिएट किया गया, 17 सितंबर 1787 में क्रिएटेड की ये होगी ऑब्जेक्टिव। अब आगे प्रेजेंटेड, कि कब प्रेजेंट किया गया, ये 28 सितंबर 1787 में। और इसको रेटिफाई कब किया, इसको सबने, यानी 13 की 13 जो कॉलोनीज थी अमेरिका की, उन्होंने इसकी तायद कब की, वो है 21 जून 1788। ये आ गया। अब अगला पॉइंट है कि इसको एनफोर्स कब किया गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक बात की कि ड्राफ्ट इसका कब तैयार किया गया, ओवरऑल अगर बात करें 1787 है, ये 1787 मत भूलिएगा। अब ये लेकिन जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो वो 4 जुलाई 1776 है। इंडिपेंडेंस का जो डिक्लेरेशन बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया, किसने बनाया, थॉमस जेफरसन ने बनाया, जो इस कमेटी का हेड भी था। और यही थॉमस जेफरसन जाके बाद में अमेरिका का तीसरा सदर भी बना। और जॉर्ज वाशिंगटन के दौर में यही थॉमस जेफरसन ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी था, यानी सेक्रेटरी खारजा भी था, यही थॉमस जेफरसन। ये होगी चीज। अब यही कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी थी, इसका हेड मैंने बताया थॉमस जेफरसन, इसने 1787 के अंदर ड्राफ्ट तैयार किया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से 4 पॉइंट्स मैंने सेपरेट किए हुए हैं, एक क्रिएटेड, प्रेजेंटेड, रेटिफाइड एंड एनफोर्स्ड। क्रिएटेड कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कब किया गया, फिर ये कन्वेंशन हॉल के अंदर प्रेजेंट कब किया गया, 13 कॉलोनीज के जो नुमाइंदे थे उनके सामने ये प्रेजेंट कब किया गया, ये भी होगी। उसके बाद इसको रेटिफाई उन्होंने कब किया। हाँ जी, एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओके एंड नथिंग वाज एजिटेटेड फ्रॉम एनी साइड ऑफ 13 कॉलोनीज। जब ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, 1787 ओवरऑल साल है, क्रिएटेड 17 सितंबर 1787, प्रेजेंटेड 28 सितंबर 1787, रेटिफाइड 21 जून 1788 और एनफोर्स्ड 4 मार्च 1799। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगली जो चीज अहम है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का तर्ज हुकूमत इंट्रोड्यूस करवाता है। तो मैंने ये बताया कि ये फेडरल रिपब्लिक, फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक किस्म का ये इंट्रोड्यूस करवाता है जो हमारा तर्ज हुकूमत है। ये चीज हो गई। अगली चीज, जब कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आपको ये चीज वाज़ेह होगी कि कब ये क्रिएट किया गया, कब इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, कब इसको प्रेजेंट किया गया, कब ये रेटिफाई हुआ। रेटिफाई का मतलब होता है जिसकी तायद कर दी जाए, यानी मैंने एक चीज बना के, एक मुसवदा बना के, एक डॉक्यूमेंट बना के मैंने आपके सामने पेश किया कि आपको इस पे कोई एतराज तो नहीं है। अगर किसी कॉलोनी का कोई एतराज है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो काइंडली वो आप बता दें। तो किसी कॉलोनी ने इस पे किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसको हम बोलते हैं रेटिफाइड। तो ये रेटिफाइड होता है 21 जून 1788 को और एनफोर्स होता है मार्च 4 1789। ये हो गया। और इसने फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक यानी ऐसी रिपब्लिक जो सदारती तर्ज की होगी और फेडरल तर्ज की होगी, इस तरह का तर्ज हुकूमत उसने पेश किया इस आइन ने। आइन का मैंने आपको बता दिया था कि आइन और कानून यानी लॉ, कानून, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, इनके दरमियान आपस में डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन की, लॉ की बात नहीं करने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली चेक्स एंड बैलेंस का,
ये चेक्स एंड बैलेंस कंसेप्ट जो है, ये चेक्स एंड बैलेंस अमंग थ्री पिलर्स ऑफ द स्टेट, वो लेजिस्लेचर है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो जुडिशरी है, इनके दरमियान जो चीज हमें बताएगी कि इनका बाहमी ताल्लुक किस तरह होगा, ये सारी चीजें कहां से मिलेंगी हमें? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि रियासत के जो बड़े तीन पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को उर्दू में मुकन्ना कहते हैं, लेजिस्लेचर को मुकन्ना जो कानून साजी करती है, एग्जीक्यूटिव जो इंतजामी होती है, जो लेजिस्लेचर के बनाए गए कवानीन की इंप्लीमेंटेशन करवाती है, वो इंतजामिया हो गई जिसको एग्जीक्यूटिव का नाम दिया गया। अब थर्ड है जुडिशरी, अदलिया। ये अदलिया एक अपनी अकाबी नजर रखेगी, वो देखेगी कि क्या इंतजामिया यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन ने जो हदूदों कयूद, जो लिमिटेशंस वाजे की हुई हैं, उनका ख्याल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर कोई रियासत का पिलर अपनी हदूदों कयूद से ट्रांसग्रेस करके दूसरे के डोमेन में जाएगा तो ऊपर जुडिशरी बैठी है, वो उसको रोक देगी। इस कॉन्सेप्ट को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नाम दिएगा चेक्स एंड बैलेंस का, दूसरा नाम दिएगा सेपरेशन ऑफ पावर्स का। सो ये हो गई। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, टोटल 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 27 ये ऑब्जेक्टिव बार बार आई, टोटल 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। पहली 10 जो अमेंडमेंट्स हैं ये 1791 में होती हैं, फर्स्ट इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया गया 1791 के अंदर। उसमें क्या था? उसमें फ्रीडम को गारंटी दी गई, स्पीच की आजादी होगी, फ्रीडम होगी, इसकी स्पीच की होगी, प्रेस की होगी, रिलीजन की होगी, असेंबली की होगी, और फ्री ट्रायल होगा, ये चीज हो गई। और थोड़ा सा जो फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स थी उनको भी लिमिटेड कर दिया गया था। ये कब पहले 10 अमेंडमेंट्स हुई? 1791 के अंदर। और किस नाम से ये बाद में चला? बिल ऑफ राइट्स के नाम से। ये चीजें हो गई। अब इसके अलावा और कॉन्स्टिट्यूशन में ये 10 अमेंडमेंट्स की बात होगी। आगे मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने ना जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने मेंशन की हैं। 13वीं अमेंडमेंट के अंदर स्लेवरी का यानी गुलामी का खात्मा हुआ। ये किसने कहा? ये किसने किया था? ये 16th प्रेसिडेंट था अमेरिका का, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, जो रिपब्लिकन पार्टी से था। ये भी ऑब्जेक्टिव है, वो रिपब्लिकन से था अब्राहम लिंकन। और इसके अलावा अब्राहम लिंकन की और कौन सी चीज थी? बहरहाल अभी मैं जब प्रेसिडेंट्स की तरफ आता हूं वो आपसे डिस्कस करता हूं। तो ये 1861, 62, 63, 64 और 65 इसका टेन्योर है। और इस दौरान ये 30th अमेंडमेंट किसने की? अब्राहम लिंकन के दौर में हुई, और वो 16वां सदर था। ये होगी चीज। अब 14th अमेंडमेंट जो 14वीं तरमीम थी, तरमीम कहते हैं कि जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दी गई चीज अब उसको चेंज करना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज नहीं है कि जो एक दफा लिख दी गई वो चेंज ना हो सके, इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसको तरमीम करने का, उसको चेंज करने का जो नाम है उसको कहते हैं अमेंडमेंट, यानी तरीकाकार उसको तब्दील करने का क्या? तरमीम कहते हैं उर्दू में। अब उस साइन के अंदर जो तरमीम होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो 13वीं तरमीम हुई उसके अंदर स्लेवरी को एबॉलिश किया गया, गुलामी का खात्मा किया गया। किसके दौर में हुआ? अब्राहम लिंकन के दौर में हुआ। अब्राहम लिंकन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है? क्योंकि अमेरिका के दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेन, एक डेमोक्रेटिक है, दूसरी रिपब्लिकन है। तो ये 16 जो प्रेसिडेंट था 16वां अब्राहम लिंकन, वो रिपब्लिकन था। उसके दौर में गुलामी का खात्मा किया गया। 14th यानी 14वीं तरमीम वो इक्वल प्रोटेक्शन देती है और ड्यू प्रोसेस को प्रोटेक्ट करती है। जो 15वीं तरमीम है उसने जो अफ्रीकन मेन है, जो स्याह फार्म है, उनको वोट का राइट दिया। ये ऑब्जेक्टिव बार बार आई हुई पास्ट पेपर्स के अंदर कि वो कौन सी तरमीम है जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन को यानी स्याह फार्म लोगों को, लेकिन वो अमेरिकन हैं, उनको वोट का राइट दिया। किस अमेंडमेंट के अंदर? 15th यानी 15वीं तरमीम के अंदर उनको राइट दिया गया। अब आगे है 19वीं अमेंडमेंट। 19वीं तरमीम के अंदर वीमेन्स को वोट का राइट दिया गया। ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट आई हुई है। उसके बाद 26वीं अमेंडमेंट जिसके अंदर जो एज थी ऑफ वोटिंग उसको लोअर, उसको रिड्यूस किया गया। पहले 18 साल नहीं थी, 26वीं अमेंडमेंट के अंदर उसको कम करके 18 साल कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थी
जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक थी। मैंने आपको ये 1492 से लेकर जो 27 टोटल 27 अमेंडमेंट हो गई हैं, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंदर कौन सी मेन चीजें हैं और कौन कौन सी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, ये हमने आपसे डिस्कस की हैं। अब हम अगली वीडियो में आपके साथ ये रखेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर आगे जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स हैं और उनकी इंपॉर्टेंस की क्या क्या वजूहात हैं, और उसके अलावा जो 13 रियासतें हैं और 50 रियासतों में से 13 रियासतें कौन कौन सी हैं, और उसके अलावा उसमें से एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ये हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। दुरूद शरीफ मत छोड़िएगा, आप इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे।